नमस्कार दोस्तों, वेदू ओड़ा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं रास बिहारी शर्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का टर्म 2 के लिए रिवीजन सीरीज का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। देखो दोस्त, ये वेदू ओड़ा जो ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग क्लासेस है ये आपको एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड किया गया है ना। वेदू ओड़ा की तरफ से आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला है कि अभी मेरे भाई तुम्हारा 10th टर्म 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है। और टर्म 2 के एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, सीधी बात मैं करता हूं कि सीबीएसई टर्म 2 का एग्जामिनेशन, देखो भाई उसका डेट शीट भी आ चुका है ना। शायद उसका डेट शीट भी आ चुका है सीबीएसई का। मैं तो ऑलरेडी मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि सीबीएसई का जो टर्म 2 का जो एग्जाम आप देख रहे हैं टर्म 2, और मैं तो आपके होल मैथमेटिक्स सिलेबस को कवर करने वाला हूं। मैंने वो पहले दिन कहा था कि तुम मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट करना, है ना। और ऐसे नहीं कि भागदौड़ के साथ, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त, है ना, जिसको कहते हैं ना शानदार सिलेबस बिल्कुल कवर करेंगे बहुत अच्छे से, मज़े में। प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है, बोर्ड का प्रेशर नहीं लेना है, ये चैप्टर है किसी चैप्टर पार्टिकुलर चैप्टर का प्रेशर नहीं लेना है, अरे बाप रे इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं लेना है। समझ गए, बातें क्लियर है। अब देखो भाई, मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें सिलेबस दिखा देता हूं कि किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर का क्या वेटेज है, किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। चलो भाई आ जाओ मेरे साथ, आप देखो सिलेबस कैसे है ना, और कितने मार्क्स के वेटेज हैं उनके अंदर, है ना, कितने मार्क्स का उसका डेट शीट मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। आ जाओ मैं तुमको दिखाई देता हूँ। देखो भाई, देखो दिख गई चीज़ें, मज़ा आ गया? अभी नहीं मज़ा आया, अभी मज़ा आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है जरा बताओ तो। लिखा हुआ है सीबीएसई, है ना, इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2 सिलेबस 2022। इस सिलेबस को आपको कवर करना है। इसके अंदर मैं एक बात बता रहा हूं, जिसके अंदर लिखा हुआ है हियर इज द टर्म 2 सिलेबस फॉर सीबीएसई क्लास 10। आई मीन ये 2022 का सिलेबस है। ये जो आपको चीज़ें दिख रही है ना यहाँ 2022, इसका सिलेबस है, दिख रहा है ना, 2022 का सिलेबस। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। हियर इज द टर्म 2 सिलेबस फॉर सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स। ये जो मैं तुमको दिखा रहा हूं ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, समझ रहे हो, मैथमेटिक्स का। क्योंकि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मेरे अंडर है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा अपना काम करना है, तुम्हें 100% देना है। और आपका वर्क क्या है कि मेरे 100% को वापस देना है कि सर मैं भी अपना 100% आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ईमानदारी से, है ना। बिल्कुल मन में किसी भी तरह का कोई भी ये नहीं रखना है। विचार शुद्ध होने चाहिए, विचार शुद्ध होने का मतलब समझ रहे हो, आई मीन ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है ना। देखो यार, यूनिट नेम लिखा हुआ है। यूनिट नेम आई मीन कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो कैसे कैसे हैं। यूनिट नेम, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट जो है आपका अलजेब्रा के अंदर 2 टॉपिक्स आपका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये मैंने पहले ही कहा था कि आपके अलजेब्रा के अंदर 2 पार्ट आएंगे, क्वाड्रेटिक एंड अरिथमेटिक। टर्म 2 के अंदर ये दोनों चैप्टर आने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस टाइम मैंने आपको मार्क्स नहीं बताया था। ये मार्क्स कितने मार्क्स के रहेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में। तो आज से ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से पढ़ना है कि 10 मार्क्स तो तुम्हारा रखा हुआ है, समझ गए ना, रखा हुआ है आपका, पढ़ो तो, है ना। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। जियोमेट्री के अंदर आपके पास 2 चैप्टर है, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो कंस्ट्रक्शंस तो बड़ा इजी चैप्टर है, और एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेज में कंस्ट्रक्शन चैप्टर मैं बता तो दूंगा, लेकिन चीज़ें कैसे होती है कि थोड़ा सा आपको पहले से कंस्ट्रक्शन की कुछ बातें आपको आनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो अब मैं अगर एंगल बाइसेक्टर कैसे होता है, अगर मैं एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करूंगा, तो ये चीज़ अगर मैं उस टाइम अगर कहोगे कि सर ये भी बता दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। कंस्ट्रक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। हर एक को कंस्ट्रक्शन सिखा पाना सिर्फ ऑफलाइन में ज़्यादा पॉसिबल है। फिर भी मैं 100%, मैंने बोला कि मैं 100% अपना आउटपुट दूंगा, तो मैं ये काम करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि कंस्ट्रक्शन के हर एक बात को कि दोस्त पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, मैं ऐसे बताते जाऊंगा तुमको, है ना। स्टेप वाइज बताऊंगा, चीज़ों को आप करके देखना, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन आपके 9 मार्क्स के। तो देखो भाई इधर 10 मार्क्स और इधर 9 मार्क्स, तो कितने हो गए 19 मार्क्स तो हो गए आपके। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मैंने पहले ही कहा था बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्री आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में थे, टर्म 2 के सिलेबस में है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, आई मीन हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस तो तुम क्वेश्चन देखोगे आंसर तुम्हारी जुबान पे रहेगी, ये भी मेरा चैलेंज है, ये मैं चैलेंज कर दिया तो तुम समझ ले कि समझ लो भाई, आप इतना समझ लो कि अगर मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि टर्म फर्स्ट में अगर तुम ट्रिगोनोमेट्री में जो भी किए चलो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन टर्म 2 के अंदर अगर मैं हाइट डिस्टेंस पर आ रहा हूँ तो क्वेश्चन तुम देखोगे तुम आंसर एकदम पक्का उसका रेडी रखो कि हाँ सर ये होगा, बशर्ते क्वेश्चन के लैंग्वेज से डरना नहीं है, लैंग्वेज क्लियर समझ आनी चाहिए आपको, है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल चैप्टर से 7 मार्क्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से ओनली 7 मार्क्स, ज़्यादा वेटेज है इसका, अलजेब्रा से ज़्यादा वेटेज है इसका, डिमांड ज़्यादा है। मेंसुरेशन देख लो भाई, मेंसुरेशन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इतने बड़े मतलब सिलेबस है मेंसुरेशन के, समझ रहे हो, मेंसुरेशन का सिलेबस ज़्यादा है, वर्स्ट पोर्शन है। तो मेंसुरेशन के सिलेबस से आपके क्या आ रहे हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है वो, है ना, लेकिन उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको 6 मार्क्स के आ रहे हैं, बहुत कम, इससे भी कम आ रहा है, ये तो 7 है एटलीस्ट, ये तो 6 ही है, इससे तो कम वेटेज है इसका। तो ज़्यादा फोकस किस पे करना है, डिमांड किसकी ज़्यादा मार्केट में, हाइट एंड डिस्टेंस। और मैं सच बता रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस तुम पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन भी तुमसे बनेंगे, होएंगे तुमसे क्वेश्चन, ये भी क्लियर है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे उस टाइम पे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बात है ये। आई मीन इंडिविजुअल चैप्टर वाले वेटेज पे ज़्यादा ध्यान देना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पता करनी है ना, तो ये थोड़ा वास्ट पोर्शन है लेकिन मार्क्स इसके कम है। पार्टिकुलर चैप्टर कौन है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैं पढ़ाऊंगा, 7 मार्क्स आपके रखे हुए हैं, 8 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके बिल्कुल ये जो है एकदम समझ लो पार्टिकुलर चैप्टर है, एक किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं, इसका जो भी है सब अपना है, और फिर भी इससे अंदर वेटेज कितना है 8 मार्क्स का है, तो इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ सबसे बड़ी चीज़ सर्कल्स, सर्कल्स के अंदर एक चैप्टर छोटी सी चैप्टर है, वो भी है क्या टेंजेंट्स एंड सेकेंड्स, वो भी एक झटके में उसको कर देंगे, है ना, तो उसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ उससे नहीं, इसमें मेन वेटेज किसका होता है, कंस्ट्रक्शंस का, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस के जो क्वेश्चन आएंगे मुझे लगता है कि वो एटलीस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसका एक ही क्वेश्चन अगर आएगा कंस्ट्रक्शंस का लेकिन 4 मार्क्स करेगा। सर्कल्स के आपके अगर इंडिविजुअल देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये 4 मार्क्स, कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स को कंटेन करेगा, तो सर्कल्स आपके 5 मार्क्स को कंटेन करेगा, समझ रहे हो। इसके अंदर दोनों को 5-5 दे दो, क्योंकि दोनों का डिमांड उतना ही है अलजेब्रा के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 मार्क्स। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ना है कि 5 मार्क्स हमारा अपना, ठीक है, समझ गए। चलो आ जाओ, ये सारे हमारे टर्म 2 सिलेबस के अंदर ये सिलेबस का था। हाँ एक बात और आपका जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह होता है वो आपका 10 मार्क्स, तो ये टोटल 70, देखो कितने मार्क्स हो गए, 10 + 9 + 7 + 6 + 8 कितने हो गए, 10 + 9 19, 19 + 7 26, 26 एंड +6 कितने हो गए 32, 32 + 8 कितने हो गए आपके 40, है ना। 40 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं और 10 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट, 50 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन है। इंटरनल असेसमेंट तो आपको आना ही है, 50 मार्क्स ऑलरेडी टर्म 1 में आप देख चुके हैं और टर्म 2 के अंदर 50 मार्क्स, है ना। तो 10 मार्क्स तो आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलेंगे, जो भी आपका क्रियाकलाप जो भी एक्टिविटी वगैरह है ना। चलो आ जाओ अब काम की बात करते हैं भाई। काम की बात करने की बात कर रहे हैं तो दोस्त, आज जो मैं तुमको पढ़ा रहा था, मैंने लास्ट डे तुम्हें क्या पढ़ाया था, लास्ट डे मैंने जो चीज़ें पढ़ाई थी वो मैंने पढ़ाई थी -b + -√d/2a। क्लियर, चीज़ें क्लियर है। अच्छा आज पूरा डिस्कशन मैं करूंगा डी के ऊपर। डी, अरे भाई डी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ रहे हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है, जान जिसको कह सकते हो ना, जान है इसकी, है ना। हर किसी की जान होती है, तुम्हारी भी जान होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जान है, और उस जान का नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 80% पार्ट को कंटेन करता है। ये डिस्क्रिमिनेंट ऐसा चीज है ना, उसके हर एक पार्ट को खोल के रख देता है, इसलिए इसको जान बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो, सबसे फर्स्ट बात ये क्या देता है कि हमने डी के बारे में क्या पढ़ा था कि सर डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात तो क्लियर है कि डी की वैल्यू क्या होती है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है ना? समझ रहे हो ना? चलो आ जाओ। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0। क्लियर दोस्त? समझ गए बातों को? यहां मेन पॉइंट क्या है? a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। आई मीन a जो है नॉन जीरो टर्म है। क्लियर? अब मैं एक बात कहता हूं कि सर अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात कर रहा हूं तो ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमने इसके 2 रूट्स पर है कि भाई ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है तो 2 वैल्यू देगा। तो एक का नाम हमने अल्फा रखा और दूसरे का नाम क्या रखा? बीटा। समझ रहे हो? अल्फा की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सर लेट्स सपोज, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम मान ले तो अल्फा को हम कह सकते हैं माइनस बी माइनस रूट अंडर डी, और बाय क्या हो सकती है? 2a हो सकती है। ये बात तो क्लियर है? हमने अल्फा इसको मान लिया, बीटा आप सपोज माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, और बाय क्या है? 2a। देखो दोस्त, एक बात बताते हैं, तुमको जिंदगी में ना 2 चीज से डरना नहीं है ना। कोई चीज इंटरेस्टेड कब लगती है पता है? जब तक तुम उससे डरोगे ना तो तुमको डराने का कोशिश करेगा। ये बात फैक्ट है, फैक्चुअल बात है ये, मैं सच बता रहा हूं। जब तक तुम इससे दूर भागोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख ली, अरे बाप रे क्या चीज है, मतलब आई मीन मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही मतलब पसीना आ गया, तो तुम डर गए, और जो डर गया सो मर गया। अब मैथमेटिक्स आया तो कहोगे अच्छा अब नया चीज, अब मजा आने वाला है। देखो फिर मजा आएगा। उस टाइम होती क्या है ना कि लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब एक्साइटमेंट बढ़ता है तो इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। अगर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हमने सोच लिया कि अरे ये इसमें बहुत मजा आता है मुझे, तो वहाँ पे एक्चुअली कंसंट्रेशन पूरी तरह से इंक्रीज करती है, और कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करती है तो लर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, पूरी तरीके से बढ़ेगी। और जब लर्निंग कैपेसिटी आप बढ़ेगी, आप जान रहे हो कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो जो भी चीज़ मैं बताऊंगा आप उसे 100%, जिसको कहते हैं ना कि 100% आप उसको कंज्यूम करना चाहोगे। समझ रहे हो बातों को? तो ये सब बातें समझ में आनी चाहिए आपको। मतलब कि आई मीन अगर हमने अल्फा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a लिखा, बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2, तो तुम मजे से इसको लो। अच्छा ऐसा बात है, अल्फा बीटा होता है, इसके अंदर अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, रूट से ऐसे इंटरेस्टेड बनाओ, है ना। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट बात मैं करता हूं। मैंने कहा कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो भाई हमारे पास 2 रूट्स हैं, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा और इंटू क्या लिख सकते हैं? x माइनस बीटा। और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, तो इसको तो तुमको भूलना ही नहीं है। और इससे तुमको एक रिजल्ट और मिला जिसका नाम है d, और उस d की वैल्यू हमने क्या कहा? हमने कहा कि सर इस d की जो वैल्यू है बी स्क्वायर और माइनस क्या है? 4ac। अब हम कहें कि ये जो अल्फा और बीटा दिख रहा है सर, ये वाली जो अल्फा दिख रही है और ये वाली जो बीटा दिख रही है, ये पूरा खेल, ये अल्फा बीटा जो खेल खेलता है इसी पे खेलता है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है ना, इसी पे पूरा खेल खेलेगा। तो यहां से एक लाइन आती है ना, बताऊं? आ जाओ। इसको कहते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम रूट्स के नेचर की बात करते हैं
ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कह रहे हैं डी। देख रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिस्क्रिमिनेंट आई मीन जिसको हम कहते हैं डी। समझ रहे हो ना, ये इसके रूट्स का क्या नेचर होगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन कौन रखता है, रूट्स का क्या नेचर हो सकता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन रखने वाला है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कौन बताता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब तुम कहो कि सर नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ये भी तो सवाल होनी चाहिए आपके मन में कि ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है सर। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अरे भाई अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स दो तरह के होते हैं भाई। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, है ना, इस दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है जरा बताओ तो। अगर मैं कहूं कि दो आदमी हैं तो दो आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आपके पास दो आदमी है तो दो आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता, दो आदमी के कैरेक्टर के बारे में क्या बोला जा सकता है कि अगर आप हम कहें कि दो आदमी है उसका कैरेक्टर के बारे में तुमको बोलना है, तो तुम एक लाइन में कहो कि या तो दोनों का कैरेक्टर सेम होगा या तो दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट होगा। अगर हमारे पास अल्फा बीटा लिखा हुआ है तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि सर या तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे या तो अल्फा एंड बीटा इक्वल नहीं होंगे। रूट्स इक्वल हो सकते हैं या तो डिफरेंट होंगे, आई मीन जिसको हम अनइक्वल भी वर्ड यूज करते हैं। तो यहां से दो बातें आती है दोस्त कि रूट्स इक्वल हो सकता है या तो रूट्स क्या हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, जिसको कि अगर हम एक सीधे लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको बोला जाता है डिफरेंट। ये जो डिफरेंट वर्ड आती है ना कि डिफरेंट रूट्स, समझ रहे हो ना, तो ये अनइक्वल हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है ना। दो चीजें हो सकती है रूट्स के बारे में कि रूट्स या तो इक्वल हो सकता है या तो रूट्स डिफरेंट हो सकता है। पहली बात तो ये। एक बात और कहा जा सकता है इसके नेचर के बारे में। अगर नेचर की बात आ रही है तो हम तो मतलब कोई और भी चीज़ों को कर सकते हैं ना। अब मान लो कि नेचर की बात, कैरेक्टर की बात कर लिए किसी की, कि कैरेक्टर हमने डिफाइन कर लिया कि भाई या तो दोनों का सेम कैरेक्टर है या तो दोनों का डिफरेंट कैरेक्टर है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, अगर हम कहें कि उसके फेस कट की बात करते हैं, है ना, फेस कट की यानी आई मीन जैसे होता है ना कि एक फेयर है ना, थोड़ा हैंडसम टाइप का है, थोड़ा गोरा गोरा, और एक है थोड़ा ब्लैक टाइप का, है ना, एक थोड़ा मीडियम होता है, उस तरह की अगर बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें भी हो सकती है। तो उस तरीके में अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सर रूट्स का एक चीज़ और हो सकता है, या तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा। आपने रियल नंबर के बारे में आपने सुन चुका है, या तो रूट्स रियल होगा यानी एक अच्छा नंबर जिसको कि हम कह सकते हैं कि वो एक नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, रियल में एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो। या तो एक चीज हो सकती है, क्या कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं नॉन रियल। क्या कह सकते हैं दोस्त, नॉन रियल। और एक मैं बात बताऊं, इसी नॉन रियल का नाम है इमेजिनरी, है ना, जिसको मैं एक बात बताऊं। अब किसी को यह बात अगर नहीं पता है कि सर इमेजिनरी क्या है, अरे इमेजिनरी का मतलब क्या। अब एक आदमी जो है, कोई कभी कभी बात देखते हो इतना फेंक देता है कि आदमी कहता है बना 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 के ही बोल रहा है ना, वो अपने बना बना के बोल रहा है, कुछ भी फेंकते रहता है। वही बात है, इमेजिनरी नंबर उसी टाइप का नंबर है। रियल में उसका वो एग्जिस्ट करता नहीं है, बट इमेजिनरी है, उसको इमेजिन कर सकते हैं आप कि ऐसा भी नंबर है। मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ें चलती है ना। इससे भी परे हम लोग रियल लाइफ में कौन से नंबर को यूज करते हैं, रियल नंबर को। लेकिन रियल लाइफ से हटके अगर किसी नंबर के बारे में सोच रहे हैं, आई मीन इमेजिन कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसका नाम क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो रूट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन रियल है या तो इमेजिनरी है। चीजें क्लियर है, समझ गए। अब मैं इसके बारे में, ये है नेचर ऑफ रूट्स, इसी को कहा जाता है नेचर ऑफ रूट्स। समझ रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स समझ में आ गया ये पॉइंट
कि रूट्स का जो नेचर है इसके बारे में अगर हम कोई कमेंट कर रहे हैं तो ये सारे बात के बारे में कौन हमको इंफॉर्मेशन देगा? एक ही आदमी इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर का जो ये सारा इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? उसका डिस्क्रिमिनेंट प्रोवाइड करेगा। समझ गए बातों को? अच्छी बात है, ये चीज़ें हमारी क्लियर है। अब हम इस पर आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थ्योरम को पहले तुमको आराम से समझना है, कॉन्सेप्ट तुमको बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। मैथ्स इसीलिए नहीं बनती है आपसे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं किया है, और जब तक कॉन्सेप्ट आप डेवलप नहीं करेंगे आपसे चीज़ें कभी नहीं होने वाली है। मैथमेटिक्स आपको सुनने में अच्छा लगेगा चीज़ें कि हाँ हमने 5 मैथमेटिक्स कर लिए, आपने 5 क्वेश्चन कर लिए बुक के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने चीज़ों को बहुत कुछ सीख लिया है। नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल पे चली जाती है। वहाँ पे आप सिर्फ आदत से क्वेश्चन कर रहे हो, एक हैबिट बना हुआ है आपका कि अच्छा ऐसे, तो हैबिट से क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन रियल फैक्ट क्या है उस पर उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। इसलिए हमारे वो अंदर जिसको कहते हैं ना डीप, जिसको समझ कहते हैं नॉलेज, वो हमको पता नहीं है, और इसलिए हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमसे नहीं बन पाता है, अटक जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट करके चलना है। ये चीज़ें हो गई, समझ गए तुम। रूट्स का नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है बता दिया मैं। एक बात और मैं बता देता हूँ, देखो क्या होता है। ये जो है उसका नाम है सॉल्यूशन। देखो भाई, ये सारी चीजें ना दोस्त, रूट्स एंड एक टर्म जो होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन कह सकते हैं। समझ रहे हो? देखो, एक टर्म जो आती है जिसका नाम क्या है? सॉल्यूशन, है ना। तुम क्या जान रहे थे कि सर जिसको रूट्स कहते हैं उसी को सॉल्यूशन कहते हैं? 100% मुझे पता है तुम यही जानते भी हो कि सर जिसको रूट्स कहते हैं उसी को सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रूट्स अलग वर्ड है, सॉल्यूशन अलग वर्ड है। रूट्स एंड सॉल्यूशन आर डिफरेंट टर्म्स। जो रूट्स है उसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते, ये जरूरी नहीं कि जो रूट्स है उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों, तो मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स, ये रूट्स जो है ये दोनों चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? ये रियल भी हो सकता है और ये इमेजिनरी भी हो सकता है दोस्त। अगर हम रूट्स पे अगर हम कमेंट करते हैं तो रूट्स दोनों चीजें हो सकती है, रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती है। ये जो रूट्स को देख रहे हो ये दोनों चीज हो सकता है, रियल भी हो सकती है एंड ये क्या हो सकती है? इमेजिनरी भी हो सकती है। समझ रहे हो? रूट्स दोनों चीज हो सकता है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास सॉल्यूशंस लिखा हुआ है तो सॉल्यूशंस सिर्फ और सिर्फ, अगर हम सॉल्यूशन पे कमेंट करते हैं दोस्त, तो सॉल्यूशन ऑलवेज जो होता है वो रियल होता है। समझ रहे हो? सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होता है? रियल। अगर किसी ने सॉल्यूशन को, इमेजिनरी वाले को किसी ने सॉल्यूशन कह दिया तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। समझ रहे हो? पाप I mean कहने का मतलब है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। समझ रहे हो? तो I mean रूट्स रियल ही भी होता है, इमेजिनरी भी होता है। सॉल्यूशंस ऑलवेज रियल होता है, इमेजिनरी सॉल्यूशन कहना गलत बात है। सॉल्यूशन कभी भी इमेजिनरी नहीं होता है। समझ रहे हो? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी सॉल्यूशन आ रहा है तो हम कहते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी आ रहा है तो ये नहीं कहते कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं है, कहते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, वो इमेजिनरी है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितना है, तो हम कहेंगे एक भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन कभी भी इमेजिनरी नहीं होता है। समझ गए? रूट्स के अंदर एक बात और है कि सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। इसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा a नॉट इक्वल टू 0। हमने उससे कहा कि सर इसके दो रूट्स हैं, एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम क्या है सर? बीटा। हमने ये बात कह दी। अब हम उससे एक बात ये कहना चाहेंगे कि सर इस अल्फा और बीटा में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? दो रूट्स तो हैं इसके। हम कहें कि सर अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है, I mean अल्फा एंड बीटा दोनों सेम नंबर है, तो हम यहाँ पे कहें कि नंबर ऑफ रूट्स बताओ भाई कि कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं उसके। तो तुम कहो कि सर इसके नंबर ऑफ रूट्स जो हैं ये 2 हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, लेकिन रूट्स हमारे पास कितने हैं? 2 हैं।
समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मैं तुमसे पूछूं दोस्त कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, तो तुम कहोगे कि सर यहां पर ये दोनों नंबर सेम है, अल्फा और बीटा दोनों सेम रूट्स हैं, तो सॉल्यूशन हमारे पास एक ही है। हम वहां पे दो काउंट नहीं करते, सॉल्यूशन को एक ही में काउंट करेंगे। समझ रहे हो, यही डिफरेंस है दोनों में। आई मीन सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, एक है। रूट्स कितने हैं, दो है। नंबर ऑफ रूट्स की बात करेगा तो दो है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेगा वन है। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर ओनली वन सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि उसने कहा है कि दोनों रूट्स इक्वल है। अगर किसी ने कहा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, तो तुमको समझ आना है कि उसने कहा है कि रूट्स इमेजिनरी है। अब बोलो ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में कि नो सॉल्यूशन, आ गया कि सॉल्यूशन एक ही है, तो तुम सोचोगे अब ये क्या क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन कुछ नहीं आया, सेम क्वेश्चन आ रहा है। ओनली वन सॉल्यूशन लिख सकता है, यूनिक सॉल्यूशन लिख सकता है, इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स लिख सकता है, या नो सॉल्यूशन लिख सकता है। हर तरीके से क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग अलग तरीके से आ सकता है, तो डरना नहीं है। समझ लो, मजे लो, तुम मेरे साथ बने रहो यार। और एक बात और, जितनी भी सारी चीजें मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन में दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दी है, ये तुमको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगी। लेकिन तुमको एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा दोस्त। वो काम क्या है कि आपको वेदोरा जो ऐप है प्ले स्टोर से, वो आप उसको इंस्टॉल कर लो, है ना। और कुछ पैसे लगेंगे, आई मीन बहुत ज़्यादा नहीं, 99 रुपीज़ ओनली, ठीक है, इतने आपको पे करने हैं। और ये सारी जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ना, एक अच्छे नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ताकि आप क्विक रिविजन उसका कर सको, है ना। ये चीज़ें आपको बड़े आसानी से मिल जाए। ओनली 99 पे करना है आपको, ओनली 99। और ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और क्या चाहिए तुम्हें। चलो ठीक है, एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।